Hello everyone, how are you? I hope all of you are very well. I am your geography teacher विनोद धूमन. आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मिनिस्टर पर स्वागत करता हूं. आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. इसका एक पार्ट मैंने पहले भी आपको दे दिया और उसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो हम शुरू कर रहे थे द हिमालयाज का हमने लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट पढ़ लिया था. उसका लॉन्गिट्यूडिनल विस्तार हमने कर लिया था. तो हम शुरू करते हैं अब उसका वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, यानी कि डिवीजन ऑफ हिमालयाज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट टू ईस्ट वी डिवाइड हिमालयाज इन 4 पार्ट्स बाय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स. किस बेस पर, किस आधार पर, नदियों के आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांटा है. देखिए यहाँ पर एक नदी निकलती है चीन से जिसका नाम है सिंधु नदी या इंडस रिवर. यहाँ पर जो ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, व्हेन इट एंटर्स इन पाकिस्तान इट मेक्स ए गोर्ज नोन एज इंडस गोर्ज, यानी कि सिंधु महाखंड. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सिंधु महाखंड. देखिए महाखंड थोड़ा अटपटा वर्ड है और अगर बच्चे इसको बोलते हैं तो उनके मुंह का एक्सप्रेशन भी कुछ अलग तरह के हो जाते हैं. महाखंड बोलते समय ऐसे लगते हैं कि आप गोलगप्पे को मुंह में लेने वाले हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? गोर्ज, इंडस गोर्ज. देन ईस्ट साइड, जब आप ईस्टर्न साइड आएंगे तो एक नदी चीन से ही निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये क्या करती है? ये भी भारत में प्रवेश करती है. कहां से? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है. तो यहाँ पर ये नदी एक क्या बनाती है? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र गोर्ज, यानी कि देखिए कई जगह आपको लिखा मिलेगा दिहांग गोर्ज, यानी कि दिहांग महाखंड. दिहांग गोर्ज या दिहांग महाखंड से क्या मीन्स है कि जो ये नदी है दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी का अदर नेम है दिहांग नदी. ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नेम है? दिहांग नदी. ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है. तो आप इस चीज से डिस्टर्ब ना हो कि ये दिहांग गोर्ज है या ब्रह्मपुत्र गोर्ज है. तो देखिए एक नदी यहाँ पर इंडस, एक यहाँ पर दिहांग या ब्रह्मपुत्र गोर्ज. देखिए गोर्ज को मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि गोर्ज क्या होता है. मान लीजिए ये कोई पहाड़ी थी, ये कोई पहाड़ी है और ये ऐसे है, यहां से कोई नदी आई और इस पहाड़ी में ऐसे प्रवेश किया. तो जो यहाँ पर ये पहाड़ी बात था, या यहाँ से कहीं से भी ये इस पहाड़ी को काटना शुरू करती है, जो वाटर है वो क्या करता है? अपक्षय अपर्दन करता है. तो इस नदी का अपर्दन करेगा. तो वाटर अपक्षय नहीं करेगा, क्या करेगा? जो जल है इसका अपर्दन करेगा. तो इसको काटते गए. मान लीजिए फिर ये पहाड़ी इतनी ऊंची थी, इसको इतना काट दिया. तो एक समय ऐसा आएगा जब इसको नदी यहाँ पर ले जाएगी सी लेवल तक, यानी कि समुद्र सतह तक इसको काट देगी ऊपर से. मान लीजिए आपका सी लेवल था, यहाँ तक इसको नदी काट देगी. तो इसको क्या बोलते हैं? गोर्ज, यानी कि इसके दोनों साइड पहाड़ियां ऐसे मिलेंगी, बीच में ये बहुत गहरा खड्ड यानी कि गोर्ज आपको मिलेगा. तो इसको गोर्ज कहते हैं. इसलिए गोर्ज को आप अच्छे से समझे. अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ हिमालयाज ऑफ इन 4 पार्ट्स. सबसे पहले जो डिवीजन है हिमालयाज की वो कहां से कहां तक है? इंडस रिवर, फ्रॉम इंडस रिवर. इंडस यानी कि सिंधु नदी से लेकर कहां तक है? एक नदी आती है पंजाब से होती हुई वो बहती है, उसको कहते हैं सतलुज रिवर. सिंधु से सतलुज, यानी कि इंडस टू सतलुज. मैं आपको यहां हिंदी में लिख देता हूं, सिंधु से सतलुज. इन दोनों नदियों के बीच कौन सा जो हिमालय है, ये हिमालय क्या कहलाता है? इसको पंजाब हिमालय बोलते हैं. कौन सा हिमालय? पंजाब हिमालय. और इसको ईस्टर्न पार्ट में जाने पर आप अगर इस साइड से इस साइड जाएंगे तो इसको क्या बोल देते हैं? कश्मीर हिमालय बोल देते हैं. मेनली इसका नाम क्या है? पंजाब हिमालय बिटवीन सिंधु एंड द सतलुज रिवर्स. द नेक्स्ट वन इज, देखिए ये सतलुज रिवर यहाँ से खत्म हुई है. आप इस चीज से कई बार बच्चों को सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है कि सर हमको ये रिवर्स के नाम याद नहीं है. तो रिवर्स के नाम याद नहीं रहते. देखिए सिंधु से शुरू हो गया, इससे तो आप स्टार्टिंग कीजिए, फिर सतलुज के बाद फिर यहाँ पर तो सतलुज होगी क्योंकि सतलुज से एंडिंग हुई है. तो सतलुज रिवर, यानी कि देखिए सतलुज पर हमने खत्म किया है. एक बार हम इसे मैप से देखते हैं. देखिए सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर यहाँ पर है. फिर है सतलुज नदी. ये देखिए ये कौन सी? सतलुज नदी. इनके बीच कौन सा हिमालय था? पंजाब हिमालय था ये वाला. और इसको ईस्टर्न पार्ट में जाने पर कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है. सतलुज रिवर के बाद देखिए सतलुज के बाद कौन सी नदी आती है? सतलुज के बाद जो है
यहाँ पर नदी आती है सतलुज के बाद जो आती है काली नदी। कौन सी? सतलुज और काली नदियों के बीच, देखिए काली, इनके बीच कौन सा हिमालय कहलाएगा? आप एक बार मैप से अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कौन से स्टेट्स आते हैं, यानी कि स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम इसको नाम देते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेट आते हैं उत्तराखंड और हिमालय, उत्तराखंड और हिमाचल, सॉरी हिमालय नहीं हिमाचल। इनमें देखिए एक लोक नृत्य होता है कुमाऊं नृत्य, उसी नाम पर इस हिमालय को नाम दिया गया कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। देखिए यहाँ पर कुमाऊं बोली भी होती है, कुमाऊं और गढ़वाली दो प्रकार की लैंग्वेज है। गढ़वाली और कुमाऊं क्या है? उत्तराखंड जो राज्य है उसमें दो बोलियां हैं, गढ़वाली और कुमाऊं। तो उस नाम पर भी इस हिमालय को क्या नाम दिया जा सकता है? कुमाऊं हिमालय नाम दिया जा सकता है। इसके बाद देखिए ये जो रिवर आती है यहाँ पर एक तीस्ता रिवर, यानी कि तीस्ता नदी आती है। देखिए ये आपका हो गया पंजाब हिमालय, जो ये एरो है, ये वाला आपका हो गया पूरा कुमाऊं हिमालय। अब देखिए काली और तीस्ता नदियों के बीच, काली और तीस्ता नदियों के बीच देखिए कौन सा देश आ गया? ये नेपाल देश। तो इसको क्या नाम दे दिया? नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय। देखिए पूरा हिमालय, केवल नेपाल वाला नहीं, पूरा हिमालय पूरे एक्सटेंड को। यहाँ पर लगभग इसकी कितनी चौड़ाई है? यहाँ पर लगभग इसके आसपास 250 किलोमीटर चौड़ाई है। तो इसको नेपाल हिमालय नाम दे दिया गया है। तो कौन सी नदियों के बीच? तीसरा, काली और तीस्ता नदियों के बीच, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। अब देखिए 4 ही भाग हमें पूरे करने हैं, तो तीस्ता और ये कौन सी है? दिहांग या ब्रह्मपुत्र। यहां पर मैं दिहांग लिख देता हूं और ब्रह्मपुत्र भी आपको ब्रैकेट में लिख देता हूं। तो दिहांग, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच, तीस्ता और दिहांग, कहीं पर इसको दिहंग भी लिखा मिलेगा, कई जगह आपको ब्रह्मपुत्र भी लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मेन कौन सा राज्य आता है? यहाँ पर ज्यादातर असम राज्य आता है, तो इसको कौन सा नाम दे दिया? असम हिमालय, यानी कि असम हिमालय। देखिए ये वाला जो पूरा पोर्शन है आपको शेडेड करके मैंने दिखा दिया है, तो इसको क्या कहते हैं? असम हिमालय। दीज आर द 4 डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व जाने पर हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा। ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, यानी कि नदियों के आधार पर, और नदियों के नाम आप सभी ने अच्छे से देख लिए हैं। तो ये कौन सा था? असम हिमालय। आप इन सबको बुक में या अपनी नोटबुक में नोट भी कर ले साथ के साथ, जिससे कि आपको दोबारा इसको पढ़ने में आसानी हो। तो अब हम शुरू करते हैं। हिमालय का जो चैप्टर है हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम थोड़ा पढ़ते हैं जो हमारे पूर्वांचल राज्य हैं, यानी कि जो पूर्वोत्तर या पूर्वी राज्य हैं, यहाँ पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनके बारे में। देखिए यहाँ से जो दिहांग महाखंड है या दिहांग जो गोर्ज है, उसके सामने कौन सा पाया जाता है? यहाँ पर देखिए यहाँ से हिमालय कैसे मुड़ता है? इट इज शार्प बेंड इन द साउथ साइड, यानी कि दक्षिण की तरफ इसमें क्या है? तीखा मोड़ है इन साउथ साइड। तो यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, अब देखिए मैं इसको रब कर देता हूं, सिर्फ आपको उन पहाड़ियों के बारे में ही पढ़ाता हूं। ये हमारा सिक्किम राज्य, यहां से बांग्लादेश, त्रिपुरा, मिजोरम पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं जो हिमालय, जो पहाड़ियां कहां पर पाई जाती हैं? पूर्वोत्तर राज्यों में जो पाई जाती हैं उन पहाड़ियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो उन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? सबसे पहले देखिए वो क्या? मिजो पहाड़ियां। मिजो यानी कि सबसे पहले जो मिजोरम, यहाँ से हिमालय कैसे थे हमने देखा था कि मैं एक बार हिमालय के लिए एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ से। अब शार्प बैंड है दक्षिण की तरफ, साउथ साइड में। तो हिमालय, अब मिजो पहाड़ियां, कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं? मिजो, पटकाई, नागा पहाड़ियां, यानी कि नागा पहाड़ियां नागालैंड में, मिजो पहाड़ियां मिजोरम में पाई जाती है। देखिए इन राज्यों के नाम पर ही इनको नाम दिया गया है। और ये पहाड़ियां कैसी हैं? ये पहाड़ियां बहुत ही सुंदर पहाड़ियां, वेरी ब्यूटीफुल माउंटेन्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट प्लेस भी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सी लेक्स आपको देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर कौन क्या होता है? सबसे ज्यादा बैम्बूज, यानी कि बांस जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, इन पहाड़ियों पर बैम्बूज पाए जाते हैं। मिजो पहाड़ियों के पहाड़ियां होती हैं। तो हिमालय का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान कितने भागों में बांटा गया है, कौन से उसके नाम, कैसे शुरू होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया।
आइए अब इसको रब कर देते हैं, जो हिमालय वाला पोर्शन था। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तरी मैदान द नॉर्दर्न प्लेन सबसे कहां पर पाए जाते हैं। देखिए पहले हम उन राज्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। राज्य कौन कौन से होंगे? पंजाब, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, बिहार, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और कुछ पार्ट जो गुजरात का है और वो पार्ट भी आते हैं, लेकिन उनके बहुत थोड़े थोड़े पार्ट हैं उन राज्य के। मेनली ये राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी कि उत्तरी मैदान जो फैले हुए हैं, इन राज्यों में सबसे ज्यादा फैले हुए हैं उत्तरी मैदान। देखिए सबसे ज्यादा मेन दो राज्य हैं इनमें, हरियाणा तथा पंजाब। हरियाणा तथा पंजाब क्यों मेन है? क्योंकि सबसे ज्यादा मैदानी इलाका जो हरियाणा तथा पंजाब में पाया जाता है। देखिए यूपी में क्या है, आपको सूखा एरिया भी मिलेगा, जैसे जो बुंदेलखंड का पठार है, पठारी इलाका भी आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा यूपी में भी अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। जो मध्य प्रदेश है वहां पर मालवा का पठार मिलेगा आपको, विंध्याचल पर्वतमाला मिलेगी। तो मैदानी भाग इन राज्यों में कम है, लेकिन जो पंजाब और हरियाणा है इनमें प्योरली क्या है, सबसे ज्यादा मैदानी भाग पाया जाता है। लगभग 90% के करीब इनमें मैदानी इलाका पाया जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं कि डिविजन्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन के कितने भाग होते हैं। डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि जो उत्तरी मैदान है उनको कितने भागों में बांटा गया। देखिए जैसे हमने हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा था, उसी तरह हम जो मैदान है इनको भी नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर बांटते हैं। बेसिस ऑफ द रिवर, सबसे पहले जो है इंडस रिवर के नाम पर इंडस यानी कि सिंधु का जो मैदान है, सिंधु गंगा नदी का जो मैदान है। देखिए जो मैदान है उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, जो नदियों द्वारा, नदियों के अपर्दन द्वारा जितने भी कंकड़ पत्थर मिट्टी लाई गई थी और उनको क्या किया गया था, निक्षेपित किया गया था। कहां पर? जो तेथिस नाम की भूसनती, देखिए भूसनती एक ज्यादा बड़ा वर्ड है। तेथिस नाम का जो सागर था उसमें निक्षेप करते रहे, मिट्टी जमा होती रही। तो क्या हुआ, इन मैदानों का निर्माण हुआ था। सबसे पहले कौन सा है? सिंधु प्लेन या इंडस प्लेन या सिंधु मैदान। उसके बाद द गंगेटिक यानी कि गंगा मैदान, गंगेटिक या गंगा प्लेन कई बार आपको लिखा मिलेगा। उसके बाद है जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। देखिए ये तीन भाग हैं, यानी कि जो इंडस रिवर ने जो मैदान बनाया उसको क्या कहेंगे, इंडस प्लेन्स। गंगेटिक या गंगा मैदान या गंगा प्लेन्स जिनको बोलते हैं, जो गंगा नदी द्वारा बनाए गए हैं, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा। ब्रह्मपुत्र प्लेन्स यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए हैं। इन तीन नदियों के नाम पर इन मैदानों का नाम हमने दिया है। देखिए सिंधु जो नदी है वो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में ज्यादा फैली हुई है, लेकिन वहां पर आप कहेंगे कि वहां पर तो कोई मैदान ही नहीं है। लेकिन उसकी जो सहायक नदियां सतलुज, रावी, चेनाब, जो उसकी 5 नदियां सहायक नदियां, वो कहां से जाती हैं, पंजाब से बहती हुई जाती हैं। तो पंजाब का जो मैदान है वो सिंध और उसकी सहायक नदियों द्वारा, नॉट इंडस रिवर बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा भी इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो पंजाब में जो 5 नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा इंडस प्लेन का जो निर्माण किया गया है। द गंगेटिक प्लेन्स यानी कि जो हरियाणा, यूपी और बिहार में जो प्लेन्स है, ये जो मैदान है वो गंगा रिवर और उसकी सहायक नदियों द्वारा, जैसे गंगा की और कौन सी सहायक नदियां, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, केन, सोन, जो बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा बनाया गया है। फिर जो है ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी आप बोलेंगे कि चीन में है, लेकिन इसकी भी सहायक नदियां हैं और मेनली इसका जो भाग कहां पर पाया जाता है, असम में पाया जाता है और ये असम में भी बहती है। तो असम में ब्रह्मपुत्र प्लेन्स पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इंडस प्लेन्स के राज्य हो गए।
तो एक वर्ड आता है कि दोआब, DOAB, दोआब से, यानी कि दो आब क्या होते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है दो आब। देखिए आपने एक सॉन्ग है, मैं सॉन्ग का नाम नहीं जानता, आपने सॉन्ग है एक पंजाबी सॉन्ग है, बिलोंग आप दुआबे दो, पंजाब आके खाइदा है देसी जे ढाबे दो। तो वो सॉन्ग है, वो इसी वर्ड से लिया गया है। जो दो आब वर्ड है वो कहां से लिया गया है, वो आपकी ज्योग्राफी से लिया गया। दो आब यानी कि देखिए इसका मीनिंग समझिए आप, दो आब का मतलब होता है पानी, यानी कि पानी से हमारा मतलब है रिवर। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है। जैसे सतलुज और चेनाब, जो नदी पंजाब में है, चेनाब तथा सतलुज, इन दो नदियों के बीच के मैदान को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। जो ये भाग है दोआब, हो सकता है जो लड़की गाना गाती है वो यहाँ से बिलोंग करती हो, किन्हीं भी दो नदियों के बीच से बिलोंग करती है, तो उसे क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो ये तो तीन डिवीजन हो गए प्लेन्स की रिवर्स के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। अब हम इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई उस पे इसकी डिवीजन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। आप इस वर्ड को याद रखिए, ये दो आप आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में या 5 नंबर में भी। व्हाट आर द दोआब्स, नेम एंड दोआब। तो दोआब सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, और कुछ यूपी में पाए जाते हैं। जैसे गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो भाग है उसको दो आब, यानी कि दो पानी, दो अलग अलग रिवर के पानी के बीच को दो आब कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में हमने इसको बांटा है मैदानी इलाके को। देखिए सबसे पहले जो पहाड़ी होती है, पहाड़ तो होंगे ही। अब जो मैदान शुरू होते हैं पहाड़ों की तलहटी से शुरू होते हैं। तो जो पहाड़ों की तलहटी के बीच, यानी कि 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी होती है, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी होती है। मान लीजिए कहीं पर ये 8 किलोमीटर, कहीं पर 9 किलोमीटर, कहीं पर 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। तो इस मैदान को क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहा जाता है, भाबर मैदान कहा जाता है। देखिए भाबर क्यों कहा जाता है कि वहां पर छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों वाली मिट्टी पाई जाती है। और हरियाणा में एक वर्ड होता है कि ये कैसी चीज है, ये भुरभुरी चीज है। भुरभुरी का मतलब होता है छोटे छोटे किसी भी रेत के कण, मिट्टी के कण, या ज्यादातर जो किस चीज के कण पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं छोटे छोटे, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भाबर मैदान कहा जाता है। तो ये मैदान क्या कहलाता है, भाबर मैदान कहलाता है, जो 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी होती है। जहां से मान लीजिए ये कोई पहाड़ी थी, यहां से ये पहाड़ी खत्म हुई, यहां से यहां तक 16 किलोमीटर तक कौन सा क्षेत्र मिलेगा आपको, भाबर क्षेत्र मिलेगा। उसके बाद जो मिलता है तराई क्षेत्र आपको मिलता है। देखिए यहाँ पर मैंने नाम लिखा हुआ तराई। तराई क्षेत्र क्या होते हैं कि यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। इस भाग में क्या होती हैं, यहाँ पर नदियां विलुप्त हो जाती हैं। और नदियां विलुप्त होंगी, अगर नदियां नीचे से बहेंगी तो इलाका कैसा हो जाएगा, दलदली हो जाएगा, यानी कि दलदली या दसाऊ इलाका जो हो जाएगा। और उसमें क्या होगी, नमी बहुत ज्यादा होगी। नमी होगी तो देखिए क्या मिलेंगे, यहाँ पर घने जंगल मिलेंगे। अगर पानी की अधिकता होगी जमीन के नीचे तो क्या मिलेंगे, घने जंगलों वाला इलाका ये होगा। ये इलाका मेनली कहां पर पाया जाता है, देखिए अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो यमुनानगर में मिलते हैं, और इंडिया की बात करेंगे तो ये ज्यादातर हरियाणा और पंजाब और यूपी के इलाकों में पाया जाता है। जो दुधुआ नेशनल पार्क, यानी कि यूपी में जो दुधुआ नेशनल पार्क है वो तराई क्षेत्र ही है। और आप अगर कई बार मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हैं तो वहां पर बियर ग्रिल्स बताता है कि मैं तराई क्षेत्र में आज घूमने जाऊंगा, तो वो तराई क्षेत्र इसी नाम पर दिया गया है। देखिए तराई का मतलब होता है जिसके नीचे से नदी बहे या ऊपर आपको सिर्फ नमी ज्यादा मिले, तो घने जंगलों में। फिर आता है बांगर। बांगर जो क्षेत्र होता है इसको मैं आपको कैसे समझाता हूँ, देखिए कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा, मान लीजिए ये कोई नदी थी, इसने क्या किया, मिट्टी का जमाव शुरू कर दिया। तो पहले इन नदियों की चौड़ाई बहुत ज्यादा थी, देखिए इतनी चौड़ाई थी। अब फिर क्या हुआ, नदी कम होती गई, यहाँ तक जो नदी की चौड़ाई थी तो मिट्टी निक्षेपित होती रही और आगे बहती रही। जब नदी में बाढ़ आई तो मिट्टी दूर तक चली गई, तो यहाँ पर और मिट्टी इसके ऊपर नहीं जमने पाई, जो और न्यू सोइल जो यहाँ पर नहीं आई। तो जो ओल्ड सोइल यानी कि ओल्ड एलुवियल सोइल से जो बने हुए मैदान उसको क्या कहते हैं, बांगर मैदान, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी से जो मैदान बना होता, जो इलाका बना होता उसको क्या कहलाता है, बांगर मैदान। ये बांगर जो वर्ड है ये मेनली कहाँ का वर्ड है, ये सबसे ज्यादा आपको हरियाणा में प्रचलित मिलेगा। हरियाणा में बांगर कहा जाता है सबसे ज्यादा। और उन लोगों को कई बार हरियाणा में जाके बोल भी देते हैं, आप किसी से पूछना तू बांगरू है, तो बांगरू यानी कि उसका नाम उसकी मिट्टी के आधार पर दिया गया है। अब आती है जो खादर मिट्टी।
यानी कि ये खादर मिट्टी कौन सी होती है, न्यू एल्यूवियल सोइल, यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो खादर मिट्टी कहलाती है। और जो उससे जो मैदान बनता है, मान लीजिए ये यहाँ तक तो पुरानी मिट्टी थी, यहाँ पर और मिट्टी नहीं हुई, लेकिन नदी का भी क्या है, नदी में बाढ़ भी आती है, लेकिन नदी क्या करती है, यहाँ तक तो मिट्टी बिछाती रहती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, खादर मिट्टी बिछ जाती है, खादर सॉरी नई मिट्टी बिछ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यू एल्यूवियल सोइल को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। तो आज हम यहीं पर अपने चैप्टर को स्टॉप करते हैं और इसका बचा हुआ भाग चैप्टर का अगले वीडियो में करेंगे। और जो हिमालयाज का पिछला पार्ट है वो हमने पिछली वीडियो में किया है। दोनों वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।